बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक बहुत ही अहम तरीन मुल्क पुर्तगाल के हवाले से। और पुर्तगाल जो है वो टूरिस्ट का एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन है। इसके साथ साथ पुर्तगाल यूरोपीय ममालिक के में शामिल है। शेंजन वीज़ा यहाँ पे है। और इसके साथ साथ इसकी एक और खूबी ये भी है कि पुर्तगाल में जो लोग चले जाते हैं कानूनी तौर पे, पुर्तगाल उनको टेम्परेरी रेजिडेंस भी दे देता है। तो इसलिए पुर्तगाल का जो वीज़ा है वो बहुत से लोगों के लिए एक ख्वाब की मानंद रखता है। लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, लोग वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं और वहाँ पे टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं, और यही टीआरसी एक अरसे के बाद फिर परमानेंट रेजिडेंस में बदल जाती है और बाद अज़ां वहाँ का पासपोर्ट भी लिया जा सकता है। तो हम जब यूरोपीय ममालिक को देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक आसान तरीन वीज़ा है, और आसानी के साथ लोग जो हैं वहाँ का वीज़ा हासिल करके जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं यूरोपीय ममालिक में और शेंजन स्टेट्स में, तो पुर्तगाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाके टीआरसी को अप्लाई किया जा सकता है और वहाँ पे अपना कारोबार शुरू किया जा सकता है टीआरसी के ऊपर, और फिर वही टीआरसी परमानेंट रेजिडेंस में बदल जाएगी। तो इसलिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके लिए यूरोपीय यूनियन में पुर्तगाल का एक वीज़ा जो है वो इंतहाई अहम है। तो आज की हम वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल का वीज़ा जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। मेरे सामने जो है इस वक्त इस्लामाबाद में पुर्तगाल की जो एम्बेसी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम तमाम जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के ज़रिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और आप सही तौर पे जान सकें कि आपने ख़ुद वीज़ा अगर प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इस वीज़ा को अप्लाई करने के साथ अपने साथ लफ करने हैं उस दरख्वास्त के साथ, ताकि आपका वीज़ा आसानी के साथ लगाया जा सके। तो ये जो है वीज़ा आप देख रहे होंगे वेबसाइट, ये वीज़ाज़ की वेबसाइट्स है। इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। जनरल इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि दो टाइप के वीज़ा हैं पुर्तगाल में जाने के लिए। एक है शेंजन वीज़ा ऑफ शॉर्ट स्टे, कि शॉर्ट स्टे जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, ये शेंजन वीज़ा है वो। और नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा, और जिनका जो मुद्दत है वो 90 दिन से ज़्यादा पुर्तगाल के अंदर रहना चाह रहे हैं उनके लिए नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा। तो वो शेंजन वीज़ा नहीं होगा, वो नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा कहलाएगा। तो इसलिए आपने पहले तो ये फ़ैसला करना है अप्लाई करने से पहले कि आप कौन सा वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है शॉर्ट स्टे का वीज़ा ही होता है ज़्यादातर, शेंजन वीज़ा ऑफ शॉर्ट स्टे, ये चीज़ें हैं जो आपने अप्लाई करनी है। आगे वो कहते हैं जी विच वीज़ा सूट्स ईच सिचुएशन, के कौन सा वीज़ा आपको सूट करता है सिचुएशन में। तो उन्होंने यही बताया है कि अगर आप टूरिज़्म करना चाह रहे हैं, फैमिली विज़िट के साथ फैमिली विज़िट करना चाह रहे हैं, बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए जाना चाह रहे हैं, मेडिकल कोई ट्रीटमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, मीटिंग्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो वीज़ा होता है लेस दैन 90 डेज़, यानी कि 90 दिन से कम का वीज़ा होता है। और फिर आप अप्लाई करेंगे शेंजन वीज़ा पे। और अगर आप 90 दिन से ज़्यादा का स्टे करना चाहते हैं तो फिर आप नेशनल वीज़ा अप्लाई करेंगे, और विच में बी फॉर रेजिडेंस और टेम्पोरेरी स्टे। तो वो यही वीज़ा जो है बाद में रेजिडेंस के लिए और टेम्पोरेरी स्टे में, जिसे टीआरसी कहते हैं, उसमें ये भी कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये कहाँ पे आपने कहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है, ऑल वीज़ा एप्लीकेशन आर सबमिटेड टू द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जेरिस। जेरिस के जो दफ्तर है वहाँ से आप जाके इस वीज़े को प्रोसेस करवा सकते हैं, और वहाँ से ही आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और वो वीज़ा वहाँ पे आपके बिहाफ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स वो इस्लामाबाद में एम्बेसी को भेजेगी, और फिर एम्बेसी जो है वो आपके वीज़े जारी करने या ना जारी करने का फ़ैसला करेगी। अब जी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी के हवाले से जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए।
تو ہم چونکہ بات کر رہے تھے ٹورزم کے حوالے سے، تو ہم نے اس کیٹیگری میں جانا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. تو جب آپ یہ کلک کریں گے تو یہ وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ ہے جو آپ کو چیک لسٹ بتائے گی کہ آپ نے اگر ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. تو یہ وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. پرتگال کا ویزا چیک لسٹ فار ٹورزم کے لیے جو لوگ جانے جاتے ہیں تو یہ چیک لسٹ بنائی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس آپ نے جو ہے ساتھ لگانے ہیں. وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی اپلیکیشن فارم ڈیولی کمپلیٹڈ اینڈ سائنڈ. آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے، درخواست ہے ویزے کی، وہ مکمل طور پہ پر ہونی چاہیے اور اس کے آپ کے سائن اسٹیمپ ہونے، آپ کے سائن ہونے چاہیے اس پہ. اور یہ اپلیکیشن فارم جو ہے یہ پرتگیز زبان میں یا انگلش زبان میں آپ جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں. اگلی ریکوائرمنٹ ہے جی ون ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کے حالیہ جو آپ کی فوٹوگراف ہے پاسپورٹ سائز کی فوٹوگراف ہونے چاہیے. اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ یہ آپ کی تصویر جو ہے وہ پرانی نہیں ہونی چاہیے. یہ تصویر کلر ہوگی اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہوگی. اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ 3.5 × 4.5 سینٹی میٹر. تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے فوٹوگرافر کے پاس تو انہیں یہ کہیں گے کہ شنجن کے ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے تصویر بنانی ہے جس کا سائز ہوگا 3.5 اور 4.5 سینٹی میٹر. تیسری چیز جو ہے وہ ہے پاسپورٹ اور ٹریول ڈاکومنٹ. آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 3 مہینے کم از کم اس کی ویلیڈیٹی رہنی چاہیے جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں. تو اس لیے اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائری کے قریب نہ ہو. اور اگر ایکسپائری کے قریب ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے پاسپورٹ کو رینیو کروا لیں اور اس کے بعد اپلائی کریں. تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے ایکسپائر ہونے میں رہتے ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ پاسپورٹ ان کو جمع کرائیے. اگر اس سے کم کی مدت ہے تو پھر آپ کا ویزا نہیں لگے گا. اور اس کے علاوہ اس پاسپورٹ کے اندر 2 خالی پیجز ہونے چاہیے تاکہ جس پہ وہ ویزا اپنا سٹیکر جو ہے وہ لگا سکیں اور آپ کی انٹری کی اور ایگزٹ کی جس پہ اسٹیمپ لگ سکے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پریویس پاسپورٹ ہیں، جو اس سے پہلے جو آپ پاسپورٹ استعمال کر چکے ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لگانے ہیں. اور یہ ریکمنڈیشن ہے کہ وہ لوگ جن کا پہلے پاسپورٹ بنے تھے، انہوں نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ سارے کے سارے پاسپورٹ بھی ساتھ لگانے ہیں. چوتھی ریکوائرمنٹ ہے جی کاپی آف نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. CNIC کی آپ نے کاپی ساتھ لگانی ہے. 5ویں ہے جی فار نان پاکستانی نیشنل ریزائڈنگ ان پاکستان. یہ ہمارا نہیں، چونکہ وہ نان پاکستانی جو ہے وہ اپنا لیگل پروف دیں گے ریزیڈنس کا. تو یہ چونکہ ہم پاکستانیوں کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ تو CNIC ان کا آ جائے گا، تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. فلائٹ ریزرویشن آف ایئر ٹکٹ. آپ نے جانا ہے پرتگال میں تو اس کا فلائٹ ریزرویشن ٹکٹ ہونا چاہیے اور یہ ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے. فرام پاکستان ٹو پرتگال. پاکستان کے کسی شہر سے پرتگال کے کسی شہر تک آپ کا ریٹرن یا راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ ہونا ضروری ہے. کنفرمڈ اکاموڈیشن فار دا انٹری اسٹے. اب یہ چیز آپ نے خاص طور پہ ساتھ جو ہے وہ دیکھ کر لگانی ہے کہ ہم booking.com پہ اپنی جا کے ریزرویشن، ہوٹل ریزرویشن کروا لیتے ہیں لیکن وہ کنفرمڈ جو ہے اکاموڈیشن نہیں ہوتی ہے. کنفرمڈ اکاموڈیشن اسی وقت ہوگی جب آپ ریزرویشن کروا کے اس کے پیسے جمع کروا دیں گے اور وہ ہوٹل جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ آپ نے جو ہے پیسے جمع کرا دیے ہیں اور آپ کی ہوٹل کی بکنگ جو ہے کنفرم ہے. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے کنفرمڈ اکاموڈیشن اپنے پورے اسٹے کی وہ آپ نے دینی ہے. اب 8ویں چیز ہے ٹریول میڈیکل انشورنس. آپ نے اپنی میڈیکل انشورنس دینی ہے. 30,000 یورو سے جو ہے منیمم جو ہے انشورنس ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس میں جو ایمرجنسی پلان ہے شنجن میں اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس میں وہ ساری کی ساری ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اور ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کی، اور اگر وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہے حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لف ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک اوریجنل اور ایک کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے اپنی ٹریول انشورنس کی.
नौवीं चीज़ ये है कि जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC से कहते हैं, नादरा से ये इशू होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके ख़ानदान में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी आपने साथ में लगाना ज़रूरी है। और 10वीं चीज़ है जी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट आपकी बताएगी कि आपके जो है पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं और ख़र्च कर सकते हैं और अपने अखराजात को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने प्रूफ ऑफ, उसमें क्या है जी, नेशनल टैक्स नंबर आपने उसका सर्टिफिकेट साथ में लगाना है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस बात को तस्दीक करेगा कि आपने 2 साल की जो रिटर्न्स हैं वो फाइल की हुई हैं। या उसने कहा है कि इफ़ वन ऑफ द अबव कैन नॉट बी प्रोड्यूस, अगर आप ये नहीं पेश करते, अदर प्रूफ सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकम जनरेटेड एसेट्स और अदर मींस ऑफ सब्सटेंस एज अप्लाइकेबल, कि अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, आप ऊपर वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे ये हमें लगे कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे कि आपके बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट होगी, और वो नीचे उन्होंने 11 नंबर में इस चीज़ को मेंशन किया है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ के 6 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपने साथ में लगानी है, और बैंक इसको साइन करेगा और स्टैम्प करेगा। अब जो है जी 12वीं चीज़ क्या है जी, एम्प्लॉयज़, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं बाहर और वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो क्या करेंगे, वो साथ में लगाएंगे एक एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद को एक लेटर लिखेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कंपनी के लेटर हेड पे कि आप जो है छुट्टी की दरख्वास्त आपने दी थी, वो आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है, जिसमें ये भी लिखा जाएगा कि आप कौन सी जो है डेट्स में आप अपनी जो ड्यूटी है उससे गैर हाज़िर रहेंगे, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप कब से यहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, और अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो छुट्टी का मकसद क्या है, आपका उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपकी कंपनी का और आपके एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो साथ में मेंशन होना ज़रूरी है लेटर हेड पे। इसके साथ साथ आपने पे स्लिप, अपने 3 महीने की पे स्लिप साथ में लगानी है। और तीसरी चीज़ जो है कि कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, वो उसकी कॉपी साथ में लगाना ज़रूरी है। और वो लोग जो किसी जगह पे मुलाजमत नहीं कर रहे बल्कि अपना ही कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जो उनकी कंपनी है उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। और वो लोग जो सिविल सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो वो NOC अपने महकमे से लेके वो साथ में लगाएंगे कि जिसमें ये बताया जाएगा कि हमें इनके बाहर जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। रिटायर्ड लोग क्या करेंगे, वो अपनी पेंशन की स्टेटमेंट लगाएंगे 6 महीने की। बाकी ये है कि जी वो जो बच्चे हैं उनके लिए ये बताया गया है, और जो माइनर हैं उनके लिए ये 12 और 13 नंबर वो चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट एट यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स कार्ड, के यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट का प्रूफ साथ लगाएंगे और स्टूडेंट कार्ड आप अपना साथ लगाएंगे। और 14वें नंबर पे कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, पर्सनल डिटेल्स पेज एंड प्रीवियस वीज़ा, कि जो आपका पासपोर्ट है उसका जो पर्सनल डिटेल का पेज है और जो पिछले वीज़े आपके लगे हुए हैं वो सारे के सारे आप उसके साथ मेंशन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये 14 चीज़ें हैं, जिसमें 2 चीज़ें वो माइनर्स के लिए हैं और दूसरी चीज़ों के लिए बाकी चीज़ें आपने साथ में लगानी हैं। और फिर आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है जेरिस को या VFS ग्लोबल को। तो वहाँ से फिर वो जनाब आपका केस प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा जी, द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इस्लाम रिजर्व द राइट टू रिक्वेस्ट फर्दर डॉक्यूमेंट, के जो एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इस्लामाबाद में है वो इस बात का हक रखती है कि अगर कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी समझे तो वो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए कह सकती है कि आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। और इस मकसद के लिए जो है एम्बेसी वो आपको कॉल भी कर सकती है। ठीक है जी। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि फॉल्स और फॉल्सीफाइड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए जिनमें फेक बुकिंग्स भी शामिल हैं, ये देखें, इस बात को याद रखें कि ये बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि इंक्लूडिंग फेक बुकिंग्स। फेक बुकिंग्स क्या होती हैं कि आपने वैसे ही बुकिंग की कोई चीज़ बना के उनको भेज दी, जिसमें आपका एयर टिकट है या आपकी होटल बुकिंग है, तो वो जो है वो रिफ्यूज़ल ऑफ वीज़ा जो है वो उसका बाइस बन जाएगी। ये उन्होंने क्लियरली हर चीज़ को साथ में लिखा होता है।
تو یہ ہے جی پورا فارم جس کو آپ فل کر کے اپنا ویزا لے سکتے ہیں. جس یہاں پہ سائن اور سگنیچر ہوں گے، اور آپ یہ چیک لسٹ ہے، آپ ساتھ میں وہ اس کو ٹک مارک کریں گے کہ میں نے یہ چیزیں ساتھ میں لگا دیتی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یس اور نو، جو چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہے اس میں یس لکھنا ہے، جس میں آپ جو چیزیں آپ نے نہیں لگائیں اس کے آگے آپ نے نو کے آگے آپ نے یس کرنا ہے. تو یہ ساری ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے وی ایف ایس گلوبل یا جیریز کو پرووائڈ کرنی ہے، اور وہ آپ کا ویزا پروسیس کریں گے. تو ایک بہت ہی اچھا ویزا ہے. آپ خود بھی اسے اپنے ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کانفیڈنٹ ہو کے اپلائی کیجئے اور اپنی چیزوں کو مینج کیجئے، تاکہ اگر آپ یورپ جانا چاہ رہے ہیں اور ایک قانونی طریقے سے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنی درخواست کے ساتھ لگا کے تو آپ اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. میری تمام تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ باہر جائیں، باہر کا سفر کریں، لیکن میری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ کبھی بھی غیر قانونی طریقے سے اور دو نمبر طریقے سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں گے. یہ انلیگل کام جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے پچھتاوا بھی بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پورے خاندان کے لیے پچھتاوا بن جاتے ہیں. تو اس لیے جب یہ سہولت موجود ہے تو پھر آپ قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کیجئے. جو بھی ایجنٹ اور جو حضرات اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سے بچ کے رہیے، اپنے پیسے کو بچا کے رکھیے، اپنے سرمایہ کو بچا کے رکھیے، اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے کی کبھی کوشش نہ کیجیے. مجھے اجازت دیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہم مزید ویڈیو اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اس چینل کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. کامنٹس کیجیے اگر کوئی اور چیز آپ مزید اس میں تفصیلات جاننا چاہ رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں آپ کو تمام تفصیلات دینے کے لیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.